तपती धूप में वो पैदल यूनिवर्सिटी से हॉस्टल आई थी। प्राइवेट हॉस्टल में भी सबसे सस्ता कमरा लेने की वजह से सिर्फ एक पंखा था जिससे गर्म हवा नीचे आ रही थी। अभी कपड़े भी चेंज नहीं किए थे जब उसकी दोस्त कमरे में दाखिल हुई। ज़रमीने, तुमसे मिलने नीचे कोई आया है, बहुत बड़ी गाड़ी में। कमरे में दाखिल होते ही उसकी दोस्त ने कहा तो वह हैरत से उसे देखती हॉस्टल के दरवाजे पर आई, क्योंकि वो तो इतनी गरीब थी कि उनके किसी दूर दूर के जानने वाले के पास भी गाड़ी नहीं थी। वो तो अपनी तालीम भी स्कॉलरशिप पर कर रही थी। अभी उसने हॉस्टल से बाहर कदम रखा ही था जब अचानक किसी ने मुंह पर रुमाल रखते उसे बेहोश किया था और उसी लम्हे वो आलीशान गाड़ी गायब हुई थी। साईं, लड़की आपके डेरे पर पहुंचा दी गई है। मुलाजिम के कहने पर मुइज़ खान आफरीदी गुस्से से सुर फुला चेहरा लिए डेरे के कमरे में गया। आज उसके दुश्मन की बेटी उसके बिस्तर पर थी, पर नहीं जानता था उसी हॉस्टल की दूसरी हमनाम लड़की उस तक पहुंचाई गई थी। पल भर के लिए वो भी साकित हुआ था, क्योंकि वो दुश्मनों से बिल्कुल नहीं मिलती थी। वो तो पठान कबीले की लगती थी, लेकिन फिर अपना सर झुटकता उस मासूम की जानिब बढ़ा था। वो करीब आया तो ज़रमीन अभी भी नीम बेहोशी में थी। मुइज़ उसके कांपते हुए होंठ देख सकता था। लड़की का दुपट्टा गर्दन और गले में मौजूद था। शायद बेहोश होने से पहले उसने गर्दन ही हिलाई थी, जिससे दुपट्टा उतर गया था। उसकी दूधिया रंगत और तीखे नकूच मुइज़ देखकर हैरान था। ये तो वो न थी जिसके लिए आदमी भेजे थे। बेख्तियारी के आलम में वो अपना अंगूठा उसके लबों पर रख गया। उसने मुंह पर आते बाल उसके पीछे करने चाहे जब वो चीख कर उठी, 2 कदम पीछे हुआ। कौन है आप? ज़रमीने दुपट्टा अच्छे से लेती खड़ी हुई। यही सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? रोबदार आवाज में बोला। क्या मतलब कि कौन हो? यहाँ कैसे आई? तुम्हारे आदमी उठाकर लाए हैं हॉस्टल से। याद नहीं क्या वो तमीज़दार डिसिप्लिन लड़की थी, कभी किसी से इसी तरह बहस नहीं की थी। अभी अपनी इज्जत को महफूज रखने के लिए वो इस तरह बोल रही थी कि सामने वाला उसे कमजोर न समझे। अली बख्श, वो धाड़ा। ज़रमीने डरकर पीछे हुई। अली बख्श, क्या वहाँ कोई नहीं था? उसने काल मिलाई। अली बख्श, ये किसे उठाकर लाए हो? वो धाड़ा। सर, आपने ज़रमीने नाम की लड़की को कहा था। ये वो नहीं है जिसे उठाना था। मुझे लगता है तुम्हारा बंदोबस्त करना पड़ेगा। वो कहकर फोन बंद कर चुका था। और तुम? क्या मैं? हाँ, एक तो आपको शर्म नहीं आती, लड़कियां उठाते हैं, ऊपर से एटीट्यूड। मुझे छोड़कर आए वापस। आपको पता नहीं है मैं हूँ कौन? कौन हो तुम? खान इंटरप्राइज के सीईओ की होने वाली वाइफ हो। अगर उन्हें खबर तक हुई कि तुमने ये क्या किया, तुम्हें जमीन से निकाल कर मारेंगे। उसके लहजे में खौफ साफ वाज़ेह था। मुइज़ मुंह नीचे किए मुस्कुराया। अगले आधे घंटे में वो हॉस्टल के बाहर ड्रॉप कर रहा था। सारे रास्ते वह वक्तन धमकियां लगाती रही थी, कहीं और न ले जाए। हॉस्टल के बाहर आकर वो गाड़ी में ऐसे ही बैठी रही। मलका आलिया, मैं उठाकर छोड़ाऊं, आप चली जाएंगी? तंजन कहा। सॉरी करो। व्हाट? मैं तुमसे सॉरी करूं? हाँ, तुम मुझसे सॉरी करो। वो उसकी नरमी देख के फैल गई थी। उसे लग रहा था शायद वो उसकी धमकियों में आ गया था। नहीं उतरना तो ना उतरो, मुझे वापस ले जाने में कोई मसला नहीं है। अभी जुमला मुकम्मल नहीं हुआ था, वह झट से बाहर निकली। मुइज़ आज दूसरी दफा मुस्कुराया था। वजह वही लड़की थी। सर झटक वापस चला गया। रात वो अपने बिस्तर पर लेटा तो उसे अपने किए फैसले पर इंतहाई अफसोस हुआ। वो क्या करने जा रहा था? ठीक था कि वो दुश्मन की बेटी थी, मगर वो अपने असूलों के खिलाफ जाकर एक लड़की को अपने बिस्तर की जीनत बनाना चाह रहा था। तुफ है तुम पर मुइज़। वो अपने आप को लानत मलामत कर रहा था जब उसका सरापा नजरों के सामने घूमा। होंठ अपने आप ही मुस्कुराए। उसके लहजे में खौफ वाज़ेह था, मगर वो उसे फिर भी डरा रही थी। और मलका खान की होने वाली वाइफ को कह कहा जब्त ना कर सका। दूसरी जानिब शर्मीने खौफजदा थी। जो भी था वो बाल बाल बचकर आई थी। उसे उस वक्त यूनिवर्सिटी जाने वाले रास्ते में आती एक कंपनी जिसे वो रोज आते जाते देखती थी, उसका नाम आया था। वो इस बात पर मुस्कुराया क्यों था? क्या गलत नाम ले लिया था? हॉस्टल में किसी को पता भी ना चला कि वो अगवा होकर वापस आ गई थी। खैर, वो अब उस शख्स को दोबारा कभी नहीं देखना चाहती थी। मुइज़ खान, मैं तुम्हारी शादी करवाना चाहती हूँ और तुम हमेशा टाल देते हो। आज तो दो टोक बात होगी।
फूफी के कहने पर मुइज ने तकिया उठाकर मुंह पर रख लिया। माँ बाप के मरने के बाद फूफी ही उसका वाहिद सहारा थी। 18 साल की उम्र से वो कबीले की जिम्मेदारी उठाए हुए था। आज भी वो अपने कबीले आया था। जब फूफी अपना पसंदीदा टॉपिक लेकर बैठी हुई थी, ये तुम मुंह छुपाओ या खुद को छुपा लो, मैं दुल्हन ढूंढ रही हूँ तुम्हारी। ये अलग बात है, तुम्हारे शायाने शान अभी तक मिली नहीं है। अगर तुम बता दो तुम्हें कैसी लड़की चाहिए, मैं वैसी ढूंढूं। मेरी प्यारी फूफी, आपको लगता है मैं शादी वाला मटेरियल हूँ? मुझे नहीं लगता कि मैं ये जिम्मेदारी उठा सकता हूँ। इसलिए अब इस टॉपिक को बंद करें और जैसी लड़की मुझे चाहिए वो आपको इस कबीले में तो नहीं मिलेगी। वो संजीदगी से बोला, अगर तुम पूरा कबीला संभाल सकते हो तो एक बीवी भी तुम संभाल सकते हो। इसलिए अपनी फजूल सोच अपने पास रखो। वो उठकर चली गई और आजकल उसके लिए रिश्ते देख रही थी। वो जितनी लड़कियों को देख चुकी थी वो सब खूबसूरत तो थी मगर अनपढ़ थी। अगर पढ़ी थी तो एफए तक। जैसी शऊर याफ्ता लड़की मुइज के साथ जचती वैसी अभी मिली नहीं थी। आज ही रिश्ते करवाने वाली ने एक नया रिश्ता बताया था। वो लड़की देखने का इरादा करती अगले दिन उधर ही पहुंच गई। घर छोटा सा था जिसे देखकर पहले वो झिझकी मगर पैसे उनके लिए मैनी नहीं रखते थे। घर साफ सुथरा था, उनकी अवभगत में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। जब उन्होंने अपना मौका सामने रखा तो चंद पल वो गुम हुए। बड़ी बीबी, क्या आप वाकई हमारी बेटी को देखने आई हैं? कहने वाली जरमीना की वालदा थी। जिस पर उन्होंने उस बात में सर हिलाया। उसकी वालदा ने उसे बाहर आने को कहा तो वो नासमझी से अपनी किताबें छोड़कर बाहर आई। दुपट्टा सलीके से लिया हुआ था। वो मेहमानों के सामने आई तो फूफी उसे देख रही थी। उसके चेहरे की संजीदगी, उसका पहनावा और वो जिस तरह हल्की मुस्कुराहट के साथ सबसे मिली थी, फूफी को वो पसंद आई थी। वो ज्यादा बात नहीं कर रही थी मगर बात करते हुए उसका एतमाद बता रहा था। वो सरदारनी बनने के लायक थी। फूफी जाते हुए अपने पैसों का लिफाफा दे गई और लड़का देखने का भी कहा। जिस पर वाले साहब ने कहा, सरदार को कौन नहीं जानता, उसूलों के पक्के। अगर आपको हमारी लड़की पसंद है तो हमें कोई मसला नहीं। ये बातें उसकी गैर मौजूदगी में हुई थी। रिश्ता तय पा गया, उसने एहतजाज किया मगर अम्मा के आंसू और ब्लैकमेलिंग के आगे एक न चली। वैसे भी शादी उनकी पसंद से करनी थी, आज नहीं तो कल ये होना ही था। वो चुप हो गई। दूसरी तरफ मुइज को खबर तक न थी, उसका रिश्ता भी तय हो गया था। अगले जुमे तुम्हारा निकाह रखा है मैंने। अगर कोई शॉपिंग करनी है कर लो, लड़की की शॉपिंग मैं कर चुकी हूँ। ये धमाका फूफी ने तब किया जब वो सारे दिन का थका हुआ कबीले आया था और 2 पंचायतों के फैसले करके आया था। क्या कहा आपने? मेरा निकाह? और आप मुझे इत्तला दे रही हैं जैसे मोहल्ले के किसी लड़के की शादी है। तुमने सुना उस पे जाना है? फूफी, वो काफी नाराज हो गया। मैंने पहले ही तुमसे कहा था मैं लड़की तलाश कर रही हूँ। इतनी अच्छी लड़की तुम चिराग लेके ढूंढो तभी ना मिले। क्या बहस के बाद भी इसका इनकार इकरार में नहीं बदला? फूफी अब तक परेशान हो गई और वो सुबह शहर गया, वापस नहीं आया। फूफी अब उसकी काल पर मिन्नतें कर रही थी, मुइज अगर तुम जुम्मे को ना आए तो मेरा मरा मुंह देखने भी ना आना। उन्होंने गुस्से से कहकर फोन बंद कर दिया। ये सही ब्लैकमेलिंग है इन बड़ों की। वो बड़बड़ाकर रह गया। जुम्मे के दिन वो निकाह से पहले गांव पहुंच गया था। फूफी तो सदके वारी जा रही थी। इससे ज्यादा उसकी होने वाली बीवी की तारीफें उसे हजम नहीं हुई। उसने फूफी से कोई बात नहीं की थी। ये वाज़ेह इशारा था कि वो उनसे नाराज है। निकाह हुआ और वो दुल्हन को रुखसत करके ले आए। जरमीने सफेद कामदार फराक में मलबूस थी और लाल दुपट्टा जिससे घूंघट कर रखा था। दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा था। उसे उसके कमरे में बिठा दिया गया। वह घूंघट उल्टा कर उसका इंतजार करने लगी। रात आहिस्ता आहिस्ता बीत रही थी और थक कर सो गई। सुबह खबर हुई कि उसका दूल्हा उसे छोड़कर शहर चला गया था। फूफी उससे शर्मिंदा थी। जरमीना, मुझे इल्म नहीं था कि वो रात शहर चला गया। मुझे पता होता तो मैं कभी ना जाने देती। शायद जरूरी काम होगा। जरमीने, जो गुस्सा तो बहुत आया मगर बर्दाश्त कर गई। कोई बात नहीं आंटी, शायद जरूरी काम हो।
वो मुस्कुराकर तसल्ली देने लगी। पुप्पी को वो हीरा लगी थी, उसे नजर बचाकर उन्होंने कॉल की। मुइज, मुझे नहीं पता था तुम ये करोगे, वरना मैं कभी तुम्हारी शादी इससे ना करवाती। उन्होंने डांटा, अब करवा ली न भुगते, मैं तो वापस नहीं आऊंगा कहकर कॉल काट दी। एक हफ्ता गुजर चुका था निकाह को और वो नहीं आया। पुप्पी ने रात बैठकर सारी बात जरमीने को बता दी थी, माफी भी मांगी, जिस पर जरमीने कुछ नहीं बोली। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो कहकर उठ गई। कमरे में आकर आंसू बहने लगे। उसने अपने आप को इतना रजा नहीं समझा था, न खुद को वैसा बनाया था। किस्मत ने उसके साथ मजाक किया था। वो कितनी ही देर जय नमाज पर बैठी रही। मुइज को कबीले आना पड़ा था। वहाँ कोई झगड़ा हुआ था जिसका फैसला करना था। वह वहाँ से ही चले जाना चाहता था, मगर फिर गाड़ी घर की जानिब मोड़ ली। वो घर दाखिल हुआ तो कोई न देखा। मुलाजिम से पता चला कि पुप्पी किसी के घर अफसोस के लिए गई थी। मुलाजिम को पानी का कहने लगा, मगर तब तक खुद किचन का रुख किया। किसी अनजान वजूद को किचन में काम करता देखकर वो चौंका। अंग्रेजी गाना लगा था और झूम झूम कर बर्तन धो रही थी। मुइज जो सोचना भी नहीं चाहता था, वो वही थी, उसकी बीवी थी। वो दोनों बाजू बांध कर और वही टैग लगाकर खड़ा हो गया। वो चम्मच उठाकर हल्का हल्का बजा रही थी। बर्तन धोना इतना फन का काम हो सकता था, उसने कभी सोचा भी ना था। ऊपर से अंग्रेजी गाना, क्या उसे समझ आ रही थी? उसे लगा कोई अनपढ़ होगी बर्तन धोकर। वो मुड़ी तो किसी मर्द को खड़ा देखकर उसके माथे पर बल आए। वो उसे पहचान नहीं पाई थी। पहली नजर में वो उसे कोई मुलाजिम समझी थी। कौन हो तुम और अंदर कैसे आए हो? वो घूर रही थी। उसकी आवाज में रोब मुइज को मजा दे गया। हंस क्यों रहे हो? लतीफा नहीं सुनाया? हवेली में मर्द मुलाजिम नहीं आ सकते, क्या भूल गए हो? ये कब हुआ? जब से मैं यहाँ आई हूँ। खैर, तुम्हारी ये पहली गलती थी, अब जाओ यहाँ से, दोबारा अंदर नहीं आना। वो उसकी गैर मौजूदगी में सरदार बनी हुई थी। मैं आपको मुलाजिम लग रहा हूँ? ये हुलिया देखें और बताएं, मुलाजिम ऐसे दिखते हैं। वो तो सदमे में चला गया। क्यों, क्या सरदार हो? नहीं ना, अगर कह भी दो तो हो नहीं जाओगे, क्योंकि वो शहर गए हुए हैं, अभी वापसी का भी कोई इरादा नहीं है। और अगर तुम अगले 5 मिनट में ना गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो हंडिया बनाने वाला चम्मच हाथ में पकड़े कह रही थी। मुइज थोड़ा आगे आया। जरमीने जिसकी क्या हुआ अगर मैं कहूँ कि मैं सरदार ही हूँ? वो उससे बलश्त भर के फासले पर रुका। जरमीने गूंग हुई। उसने अब गौर से उसे देखा और उसे याद आया, उसी ने उसे अगवा किया था। आप जी, मैं सरदार मुइज खान। हद है, वैसे सीधा मुलाजिम बना दिया। और अफसोस से बोला। जरमीने सांस रोके खड़ी रही, फिर एक साइड से होकर कमरे में आ गई। क्या उसका शौहर वो शख्स था जो लड़कियां अगवा करता था? मुइज के माथे पर बल आए। वो उसे पहचान गया था। उसके पीछे जाने की बजाय वो ड्राइंग रूम में रखे सोफों में से एक पर आ बैठा। एक मेल का जवाब देता रहा जब तक पुप्पी आ गई। उन्होंने उसे देखा, मगर इग्नोर करके अंदर की जामने पढ़ने लगी। मुइज ने बुलाने की कोशिश की, मगर वो इग्नोर करते वहां से चली गई। मुइज उनको मनाने के लिए कमरे में गया, मगर दरवाजा बंद मिला। ये काम सुबह पे छोड़ता कमरे में आया जहाँ जरमीने का डेरा था। घड़ी और वॉलेट मेज पर रखा। जब जरमीने अपना ड्रेस लेकर चेंजिंग रूम में चली गई, वापस आकर नमाज पढ़ी और सोफे पर जाकर लेट गई। मुइज उसे बुलाने का इरादा तर्क करते हुए खुद भी सोने के लिए लेट गया। उसने पुप्पी को मनाने की कई मर्तबा कोशिश की थी, मगर वो तो उसकी जानिब देख भी नहीं रही थी। उन्हें अपनी बहू इतनी अजीज हो गई थी, उसे जाना था और वो चला गया। जरमीना की संजीदगी बढ़ गई। पुप्पी से इजाजत लेकर वो शहर अपनी तालीम मुकम्मल करने के लिए आ गई। पुप्पी की इतनी तलकीन के बावजूद वो उसके घर जाने की बजाय हासरात आ गई थी। इस बात का इल्म मुइज को 2 हफ्ते पहले हुआ था। मुझे क्या, वो ये सोचकर ही खामोश रहा। शाम ढल रही थी जब जरमीना यूनिवर्सिटी के बाद वो जॉब के लिए एक कंपनी गई थी। अभी पैदल वापस आ रही थी जब हॉस्टल के बाहर एक लंबी गाड़ी दिखी। आगे बढ़ी तो सरदार साहब गाड़ी से टेक लगाए उसी के इंतजार में थे। अंदर आने की बजाय वो थोड़े फासले पर रुक गई। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जब मुइज उसे घूरना बंद नहीं हुआ तो वो बोली, पुप्पी कल यहाँ आ रही हैं, इसलिए लेने आया हूँ। घर चलो।
ओह, तो 2 हफ्ते बाद आपको याद आ गया कि मैं यहाँ तक आ रही हूँ और पुप्पी को दिखावे के लिए कोई और लड़की ले जाइए। मेरे से दिखावा नहीं होता, वैसे भी आप इस काम में माहिर हैं। उसके तंज पर मुईज ने अपनी आंखों से ग्लासेस उतारे। वो बस उस लड़की का कॉन्फिडेंस देखता रह गया। वो अंदर जाने को बढ़ी जब मुईज ने उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया। गाड़ी चलाते वो उसकी खूंखार नजर खुद पर महसूस कर रहा था। देखिए, आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। मुझे आप जैसे शख्स के साथ रहना ही नहीं है। और एक फूफी को दिखाने की क्या जरूरत है। मुझे तलाक दें और खत्म करें ये रिश्ता जो मुझे सुकून दे दिया है ना, और जो ना आपको पसंद है। मुईज ने उसे देखा जैसे उसका दिमाग चल गया हो। मैं जा रही हूँ और दोबारा मेरे सामने मत आना। वो बैग कंधे पर दुरुस्त करते बाहर जाने लगी जब मुईज ने भागकर पकड़कर रोका, लॉक लगाया और उसे घूरने लगा। बदतमीज इंसान, मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। आवारा आदमी, मैं तुम्हारी बदतमीजी बहुत आराम से बर्दाश्त कर रहा हूँ, मगर दोबारा मेरे किरदार पर अगर तुमने एक गलत लफ्ज भी बोला तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। उसकी धाड़ पर वो सहमी शिकवा करती आंखों से मुड़कर कमरे में चली गई, जबकि मुइज सर पर हाथ फेर कर अपने गुस्सा को कम करने लगा। वो ऐसा नहीं था, मगर अभी एक औरत पर अपनी आवाज ऊंची कर चुका था। अगले दिन फूफी आई। सब नॉर्मल देखकर वो मुतमिन हुई। कम से कम वो साथ तो रह रहे थे। उनके जाने के बाद वो वापस ट्रांसफर जाना चाहती थी, मगर मुइज से बात करने की हिम्मत नहीं थी। दोनों अलग अलग कमरों में रहते थे। जुम्मा का दिन था। मुइज ऑफिस से आया था और वो लाउंज में सोफे पर बैठी नोट्स बना रही थी। तैयार हो जाओ, कबीले जाना है, कहकर वो अंदर चला गया। ये हुक्म किसको दे गया है? वो बड़बड़ाई। वापस आया तो पैंट कोट की जगह सफेद कुर्ता सलवार में मलबूस था। वो उठकर अंदर आई, सफेद ड्रेस निकाला और काली चादर निकाली। तैयार होकर वो बाहर आई तो वो जूस पी रहा था। उसे आता देखकर सुलह मारी, मगर वो इग्नोर करते आगे बढ़ गई। गांव पहुंचकर वो पहले उसके घर गए। वो तो उसके छोटे से घर में ऐसे बैठा था जैसे हमेशा ऐसे ही घर में रहता हो। सहन में रखी चारपाई पर वो अब्बा के साथ बैठा था। किसी चीज पर बात करते उसने जरमीना की जानिब देखा, जो उसे टिकटिकी बांधे देख रही थी। वो बात करते हुए मुस्कुराया तो वो झुककर नजरों का जाविया बदल गई। दिल में उसके लिए इज्जत बढ़ी थी। जरमीना उठकर किचन में आई, अम्मा को तसल्ली करवाई कि वो खुश है, जबकि वो अपने दामाद की तारीफें करते नहीं थक रही थी। उन्हें वो अजीज हो गया था। उसकी खैर थी। आधे घंटे बाद वो वहां से हवेली आए। पुप्पी से मिलकर वो कमरे में गया। फ्रेश होकर बाहर निकला तो जरमीना कमरे में मौजूद थी। बाल ब्रश करके वो डेरे पर जाने लगा। जब जरमीना की आवाज आई, आप कहीं जा रहे हैं? मुइज ने मुड़कर देखा। क्या वो उसी से मुखातिब थी? जी, डेरे पर जा रहा हूँ। आप आराम कर लें, ड्राइव करके आए हैं, थक गए होंगे। मुइज को हैरत का झटका लगा। कुछ फैसले करने हैं, जाना जरूरी है। तुम सो जाओ, मैं आ जाऊंगा। वो हल्का सा मुस्कुरा कर गया था। जरमीना कंधे हिचका गई। पुप्पी उसे शादीशुदा जिंदगी पर लेक्चर देती रहती। वो सारा दिन सुनती रहती और शाम को मुइज को पकड़ लेती। वाकई ही उन्हें इस चीज पर काम करने की जरूरत थी। इतवार की बात वो वापस आए थे। किचन में खड़ा अपने लिए वो कॉफी बना रहा था जब वो लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी। मुइज खुद ही उसके लिए कॉफी बना लाया। शुक्रिया, वो देखे बगैर पकड़ गई। वो अपना लैपटॉप के सामने सोफे पर बैठ गया। तुम कौन से सेमेस्टर में हो? मुइज ऐसे ही बात करने लगा। साथ में मसरूफ की आवाज आई, गुड। अब एक दूसरे के लिए चाय बना देते थे। जरमीना खाना बनाती थी और अब घर का खाना खाता था। हर हफ्ते गांव जाते वो डेरे पर लोगों के मसले सुनता, जबकि वो हवेली में खवातीन को सुनती। पुप्पी हर मुमकिन कोशिश कर रही थी कि वो नॉर्मल हो जाए। अभी भी गांव आए थे जब खवातीन की बातें सुनती मगन थी। खबर ही ना हुई। मुइज सामने दरवाजे में खड़ा उसे देख रहा था। सरदार बीबी, मेरे शौहर ने मुझे मारा है, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, रोते हुए कहती। औरत की बात पर वो चौंकी। क्या वो पहले भी मारता है? उसके पूछने पर वो औरत हाँ में सर हिला गई। परेशान ना हो, मैं देखती हूँ। अगर फिर भी बाज ना आया तो अलहदगी का अख्तियार होगा तुम्हारे पास। बीबी जी, तौबा करें, यहाँ औरतें मर जाती हैं, अलहदगी की बात भी मुंह से नहीं निकालती।
ये आप क्या कह रही हैं? वह यकदम बोली, ऐसे रोज मार खाने से बेहतर है और कल अपने शोहर को साथ लाना। उसकी संजीदा और रोबदार आवाज पर मुईज जाने क्यों मुस्कुराया। औरतें उसे देखती अपने पल्लू मुंह में रख कर देखती। उनका सरदार अपनी सरदारनी को कैसे मगन होकर देख रहा था। उसके एक इशारे पर सब निकल गए और ज़रमीनें देखती रह गई। मुईज़ उसे देखता रहा। वो पठान थी मगर नक्श आम पठानों वाले ना थे। ऊपर से सलीके से लिए दुपट्टे में वो इतनी प्यारी लग रही थी। मुईज़ का दिल जाने क्यों धड़का। कदम कदम चलता वो उसके सामने आ रुका। आपको पता भी है आपके कबीले में हो क्या रहा है? हर दूसरा मर्द अपनी औरत पर हाथ उठाता है। ये संभाला हुआ है आपने कबीला। उसे देखते साथ बोली, मैं घरों में जाकर अब हाथ तो नहीं रोक सकता। तौबा कैसे सरदार हैं आप? क्यों नहीं रोक सकते हाथ आप? सरदारी छोड़ दें फिर अगर औरतों को महफूज नहीं रख सकते। इसकी बात पर मुइज़ का कहका जानदार हुआ था। जो आपका हुक्म अगर आप रोक सकती हैं तो ये सरदारी आपको दे देते हैं। जी रोक सकती हूँ और रोक के दिखाऊंगी भी। वो उसकी आंखों में देखती बोली, बीवियाँ अपने शौहरों के रोजगार के लिए दुआएं मांगती हैं, मन्नत मांगती हैं और पहली बीवी हो जो अपने शौहर की सरदारी मांग रही हो। वो उसके पहलू में आ बैठा। शर्मीने मुकम्मल उसकी तरफ रुख करके बैठी। कितनी बातें करते हैं आप? मैं सिर्फ मामलात समझाने की बात कर रही हूँ। खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ दें। वो भेड़ बकरियां नहीं हैं जो रोज मार खा सकती हैं। क्या आपको अच्छा लगेगा मुझ पर हाथ उठाना और मैं रोज आपसे मार खाऊं? मुइज़ आपके सीधा हुआ। आपको जो सही लगता है फैसला करें। मैं आपके साथ हूँ। कोई आपके फैसले पर उंगली नहीं उठा सकेगा। उसने मुस्कुराकर कहा। गर्मीने आपके थोड़ा पुरसुकून हुई। अब तो उससे फैसले के बारे में पूछ रही थी कि वो क्या करे। जो सोच रही थी वो बता रही थी। पुपी उन्हें देखकर मुस्कुरा दी। जरमीने को छुट्टियां थीं तो वो उसके साथ जाने की बजाय कबीले ही रुक गई। औरतों के मसले सुलझाने के लिए वो बहुत पुरजोश थी। मुइज़ चला गया। फिर ज़रमीने को ही कुछ होने लगा। उस घर में उसकी मौजूदगी में वो रहती थी। इतना अरसा हो गया था उसके साथ रहते वक्त आदत को हो गई थी। असर के बाद वो घर पर मौजूद होता था। वो दिन में ही उकता गई। वो कॉल करना चाहती थी मगर अना अड़े आ रही थी। तीसरे दिन मुइज़ की कॉल आई और उसके चेहरे पर खुशी वादे थी। हाल चाल पूछने के बाद उसने दिन का पूछा, कैसा गुजरा। वो उसे नहीं बता सकती थी कि वह उसे मिस कर रही थी। अच्छा गुजरा है। मैंने उस औरत के शोहर को बुलाया था। उसे समझाया है मैंने। मुझे लगता है अब नहीं हाथ उठाएगा। जिस पर मुइज़ का कहकहा गूंजा। ज़रमीने और ज़रमीने दूसरी जानिब वो अपनी हंसी जब्त करने की कोशिश कर रहा था जबकि ज़रमीने वादे बुरा मान गई। आपको लगता है कि वो आपके एक मर्तबा समझाने पर दोबारा हाथ नहीं उठाएगा? सरदार बीवी ऐसा नहीं होता। जब मर्द का हाथ एक मर्तबा उठ जाए और औरत उसे न रोके तो उसका हाथ और खुल जाता है और फिर वो कभी नहीं बांधा जा सकता। हाँ कभी कभी वो गुस्सा कंट्रोल कर ले मगर उसका हाथ दोबारा उठे और वो औरत मुतमिन हो जाएगी। अब रोज रोज तो नहीं मारता ना। इतना काफी है। उसकी बात पर ज़रमीने मायूस हुई। मगर मुझे यकीन है तुमने समझाया है तो वो समझ गया होगा। उसकी तसल्ली करवाने के लिए वो मुस्कुराया। अगले दिन वापस आया था। पुपी ने उसे आड़े हाथों लिया। इतने सालों में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि तुम ऐसे ही तीसरे दिन आ गए हो। बीवी की याद आ रही थी। वो उनकी गोद में सर रखे लेटा था। उनकी बात पर मुस्कुराया। आंखें बंद थी। ऐसा नहीं है। मुझे तो आप याद आ रही थी। उसके झूठ पर उन्होंने सर पर चपेट लगाई। वो कमरे में दाखिल हुई तो उसने आंखें खोली। वो उसकी खुशबू से पहचान गया था कि वो आ गई थी। वो कमरे में आया तो वो उसके पीछे आई। पानी का गिलास दिया और बाहर जाने लगा तो वो भी बाहर जाने लगी। उसके यकदम रुकने पर वो उसकी कमर से टकराई। आहिस्ता, क्या बात है? वो सीने पर बाजू बांधता बोला। वो क्या बताती। उसे इतना अच्छा लग रहा था। नफी में सर हिलाते देखकर उसे तैयार होने लगा। बोला, उसके वालिदैन के घर आए थे। वो अपनी काली चादर कंधों पर डाले चारपाई पर बैठा था और ज़रमीने अपने कमरे से उसे देख रही थी। रात का खाना खाकर वो वापस आए और अगले दिन शहर चले गए। फूफी भी साथ शहर आई थी। उस रात वो सोफे पर लेटी थी जब मुइज़ आया।
बात करता हुआ अंदर दाखिल हुआ। सीईओ तुम हो कि मैं हूँ? उसकी आवाज ऊंची थी। उसे श्रोता समझकर थोड़ा आहिस्ता बोला, मगर अल्फाज चबाकर बोला, मैं पूछ रहा हूँ खान इंटरप्राइजेज का सीईओ मैं हूँ कि तुम हो? उसकी बात पर जरमीना की आंखें खुली। वो क्या कह रहा था? उसने गुस्से से फोन काटा। जब नजर जरमीने पर पड़ी तो मुस्कुराहट जब नहीं कर पाया। आप जी, आपका होने वाला शोहर। अस्तगफिरुल्लाह, जरमीना तो शर्म से लाल हो गई। उसने ज्यादा तंग नहीं किया। वो रात का खाना बना रही थी जब मुइज किचन में दाखिल हुआ। जरमीना ने नोटिस नहीं किया। वो उसके पीछे आन खड़ा हुआ, फिर आहिस्ता से उसके गिर्द हिसार बनाया, अपना चेहरा उसके कंधों पर रखा। जरमीने सांस रोक गई। वो उसे अपना आदी बना रही थी और वो बनता जा रहा था। सरदार को इस बात की फिक्र थी। इससे पहले वो कुछ और करता। जरमीने उसके आसार से निकल लगी। खाना बन गया, आप टेबल पर जाकर बैठे, मैं लाती हूँ। उसी वक्त फूफी किचन में दाखिल हुई। अरे माशा अल्लाह! उनके कहने पर वह जल्दी से पीछे हुए। मुइज अपना हाथ बालों में ले रहा था, जबकि जबकि वो अपना रुख मुकम्मल खाने की जानिब कर गई थी। खाना फूफी की मैनिखेज नजरों में खाया गया। कमरे में आते ही जरमीने ने गुस्से से उसे देखा। क्या जरूरत थी फूफी के सामने ये करने की? क्या करने की? वो आमचे लहजे में बोला। आप अभी वो कुछ और कहती जब उसे अपने कंधे से लगा गया। ये सब? उसने पूछा, जिस पर जरमीने कुछ नहीं बोली। वो आहिस्ता सा झुके उसके बालों पर लपक कर दोनों एक दूसरे की धड़कनें महसूस कर रहे थे। आई लव यू, इस इजहार पर जरमीना पीछे हुई। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं, जबकि मैं जानती हूँ आप किसी और को पसंद करते हैं? ये कब हुआ? मैं किसी और को पसंद करता हूँ? मीत ने पूछा। मैं अपना अगवा होना भी भूली नहीं हूँ। मेरी जगह किसी और को बुलाया था ना आपने? मैं गलती से आ गई। मैं अपनी तबीयत अच्छे से जानती हूँ। लड़कियों को अगवा करके जो आप करते हैं, खैर उसके लिए अभी मैंने माफी नहीं किया, और बेहतर है आप अपनी हद में रहें। इसके दो टोक जवाब पर उसे तहस आया। लड़की अक्ल को हाथ मारो, मैं ऐसा वैसा नहीं करता। उस दिन भी मैंने हुक्म दिया था कि मेरे दुश्मन की लड़की को उठा लाओ, और तुम्हारा नाम भी वही था। तुम गलती से आ गई थी, और अगर मेरे किरदार पर शक कर रही हो, वो सोच लो, तुम सही सलामत हॉस्टल छोड़ने वाला भी मैं हूँ। हाँ, वो अलग बात है, तुम्हारे होने वाले शोर से मैं डर गया था। बात के आखिर में उसने मजाक किया, जिस पर जमीने ने घूरा। कह तो सच रहा था। अगर ऐसा वैसा होता तो वो उसे भी नुकसान पहुंचाता। अब वो उसे लड़कियों की इज्जत पर लेक्चर दे रही थी। दुश्मनी में किसी की लड़की ही क्यों, वगैरह। मैं जानता हूँ मेरी गलती थी। उसके इकरार करने पर वो उसे देखकर सोफे पर जा बैठी। वो उसके साथ आकर बैठा, चेहरा झुका हुआ था। जरमीने, क्या हम अपने रिश्ते को एक मौका नहीं दे सकते? उसके कहने पर जरमीने ने उसे देखा। अब वो उसे ही देख रहा था। जरमीने ने हल्का सा सर हिलाया। मुइज मुस्कुराया, मगर एक क्षण पर, अगर मुझे इल्म हुआ कि आपका किसी के साथ अफेयर चल रहा है, मैं माफ नहीं करूंगी। ओके, मुस्कुरा दिया। वैसे ही अपना सर उसकी गोद में रख दिया। अब वो उसके सर में हाथ फेर रही थी और जाने कौन कौन सी बातें कर रही थी। वो अपने आप को उसके साथ महफूज समझती थी। उसका अंदाजा उसे था। अगले दिन नाश्ते पर हल्की फुल्की बातों के साथ फूफी ने पोते की फरमाइश कर डाली। अपनी बहू को कहे, इसको बातों से फुर्सत नहीं मिलती। जिस पर जरमीने शर्मिंदा हो गई। मेरी बहू को कुछ न कहो, इतनी अक्लमंद बेटी है मेरी, मजाल है फालतू बोलती हो। तौबा तौबा, मुझसे पूछे, मेरे सामने इसकी जबान अंदर नहीं जाती। इस पर वो मुस्कुरा भी ना सकी। फूफी अगले दिन ही कबीले वापस चली गई। वो ऑफिस से आया तो जरमीने सोफे पर लेटी हुई थी। उसे आता देख कर खड़ी हुई। पानी लाकर दिया, रात का वक्त था। वो बात लेकर चेंज करके आई थी। गीले बालों में कंघा करते उसकी नजर मुइज पर पड़ी। वो उसे ही देख रहा था। उसके पास आया, पीछे से एहसार कायम किया। तुम्हें पता है तुम बहुत खूबसूरत हो। इस पर जरमीने मुस्कुरा दी। उसका चेहरा अपनी जानिब करता उसके बाल पीछे किए, आहिस्ता से झुक कर माथे पर लब रखे। जरमीने आंखें मूंद ली। फिर उसके लबों ने जरमीने के लबों को छुआ।
वो एक रात दोनों के लिए खुशियाँ लाई थी। दोनों मुतमिन थे, जिंदगी ऐसे ही गुजरती रही। जरमीने का अपना आप खुशकिस्मत लगता था जिसको सरदार खान अफरीदी मिला था। उसे बाप बनने की खुशी सुनाते वो उसके तासुरात देखकर मुस्कुराई। मुइज ने उसका माथा चूमा और कितनी देर उसे लगाए रखा, और फिर उनकी जिंदगी में आलियान खान आया, बिल्कुल अपने बाप जैसा। रितवा नाक और गहरी आंखें। 2 साल जिनकी किसी जन्नत से कम नहीं लगी थी। फिर एक दिन उसने मुइज के मोबाइल पर एक लड़की की कॉल आते देखी। इम्पोर्टेंट समझकर उठा ली थी। इस पर दूसरी लड़की ने उसे अच्छी सुनाई थी, जी भर के दुआएं दी थी कि उसने मुइज को उससे छीना था, जबकि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। उसने मुइज से पूछा, जिस पर वो हत्थे से उखड़ गया। ऑफिस में परेशानी थी, उधर कबीले में दुश्मन अलग तंग रहे थे, ऊपर से बेगम की तफ्तीश। वो गुस्से से बोला था, मुइज मैं आपसे तमीज से बात कर रही हूँ, आपको कोई हक नहीं पहुंचता आवाज ऊंची करने का। लव यू, प्लीज शट अप। जिस पर जरमीने को गुस्सा आया। आप मुझे बताएं, क्या आपकी जिंदगी में कोई दूसरी औरत है? वो जवाब से बोली, हाँ जो करना है कर लो, और मैं जा रही हूँ। मैंने पहले ही कहा था, मैं धोखा बर्दाश्त नहीं करूंगी। कल की जाती आज चली जाओ और तुम आलियान को छोड़कर जाओगी। उसके कहने पर जरमीन ने दाढ़ी, रखो अपना बेटा अपने पास। वह गुस्से से निकल गई। वो अपने घर आई थी। माँ बाप ने खूब समझाया। 3 दिन बाद ही वो उसे वापस जाने पर मजबूर कर रहे थे। आप लोगों को जरा परवाह नहीं है, और मेरी कोई वैल्यू नहीं है। इतनी गिरी हुई हूँ मैं कि कोई मुझे धोखा दे और मैं उसे इकरार करे कि उसकी जिंदगी में दूसरी औरत है, और मैं उसके तलवे चाटती रहूं। और वो वहां से बिगड़ कर आ गई थी। शहर में हॉस्टल में आ गई। उसकी तालीम मुकम्मल हो गई थी। प्राइवेट कंपनी में उसकी जॉब भी लग गई थी। मुइज का गुस्सा ठंडा हुआ तो वो उसे लेने आया था। घर से पता चला वहां से चली गई थी दीवानी लड़की। वो अब परेशान हुआ। आलियान 1 साल का था। उसको फूफी संभाल रही थी। शहर में उसे हर जगह ढूंढा, वो नहीं मिली। वो दूसरे शहर गई थी। यकीनन उसे खुद पर भी गुस्सा था कि उसने ये क्यों किया, कि उसकी जिंदगी में कोई लड़की थी। पहली फुर्सत में उस लड़की को, उसकी एम्प्लाई थी, उसे जलील करके फायर किया था। वक्त गुजरता गया। मुइज पहले से बहुत ज्यादा सख्त हो गया। उसकी सारी जिंदगी अब आलियान के गिर्द घूमती थी। उसको हर चीज सिखाता। उसकी माँ से नफरत नहीं करवाना चाहता था। वो अक्सर अपनी माँ के बारे में पूछता था, उसकी माँ कैसी है, वो कैसी दिखती है, जिसके जवाब में वो उसे यही कहता कि वो सबसे ज्यादा प्यारी है और मेरी एक गलती की वजह से नाराज है। आलियान 5 साल का होने वाला था जब मुइज की मीटिंग इस्लामाबाद में थी, और आलियान उसके साथ ही आया था। अपने ऑफिस से बाहर निकलते जरमीने को देखा तो लड़के उसका पीछा करने लगे। वो अपनी स्पीड तेज करके पीछे देख रही थी, जब सामने खड़े शख्स से टकराई। आई एम सॉरी, वो मेरे पीछे। वो उसका चेहरा देखे बगैर वहां से जाना चाह रही थी। जब मुइज ने उसका हाथ पकड़ा, वो उछलकर दूर हुई, नजर ऊपर की जानिब उठी। वो सांस लेना भूल गई। तब तक वो लड़के भी पहुंच गए। क्या रे, माल पर पहले नजर हमारी पड़ी थी, छोड़ो इसे, एक बदतमीजी से बोला। मुइज ने उसे अपने पीछे किया। वो लड़का उसका हाथ छुड़ाने आगे बढ़ा था जब मुइज ने उसकी अच्छी धुलाई की थी। इस मारधाड़ में वो वहां से निकल गई। मुइज को तह चढ़ी। एक तो इतने सालों बाद देखी थी, फिर गायब हो गई थी। कम से कम इतना मालूम हो गया था कि वो इधर इस शहर में थी। आलियान, मेरे पास आपके लिए गुड न्यूज है। वो आज तक बहुत ही था। उसका अंदाजा आलियान को हो गया था। व्हाट? वो अपनी किताब छोड़कर बोला, मैंने आपकी मम्मा को देखा है आज। कब, कहाँ? उन्हें लेके क्यों नहीं आए? वो उछलकर उसके पास आया। जल्दी आ जाएगी। आलियान को गले लगा लिया, और वो जल्द अगले दिन ही सामने आ गया। वो जिस कंपनी में मीटिंग के लिए आया था, वो उधर ही काम करती थी। छुट्टी के वक्त वो उसे पार्किंग एरिया में मिला था। वो आज भी भाग जाना चाहती थी, मगर मुइज ने उसे रोक लिया। सरदार साहब, आपको ये जेब नहीं देता कि एक औरत को यूं निराशा करें। जिस पर मुइज ने आंखें घुमाई। मगर अपनी औरत को रोकने पर कौन मुझे कहेगा कि मैं हिरासा कर रहा हूँ? जिस पर जरमीने ने लब भेजे, हाथ छोड़े मेरा, ये मेरी वर्किंग प्लेस है। हाँ तो मैं भी यही कह रहा हूँ, कहीं चलकर बात करते हैं। उसकी बात सुनने बगैर वो उसे गाड़ी में बिठाकर पार्क के लिए ले आया था। अब वो उसे खूंखार नजरों से देखते खड़ी थी। बैठ जाओ, थक जाओगी।
जो बात करनी है जल्दी करें, मुझे जाना है। कंधे पर बैग डाले वो 3 पीस में मलबूस थी। मोहित देख सकता था वह पहले से कमजोर थी, आंखें भी अंदर को जा चुकी थी, शायद चश्मा लग गया था। वो काफी देर उसे देखता रहा। आलियान तुम्हें बहुत याद करता है, उसकी बात पर जरमीने लग गए थे। उसका बच्चा छोटा था जिसे वो अपनी अनार के पीछे छोड़कर आई थी। इस पर वो मुड़कर जाने लगी। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा मगर तुम पता नहीं कहाँ चली गई थी। मैं तुम्हें लेने आया हूँ। उसके लहजे में बच्चों की सी जिद थी। जरमीने ने चिकवा को उड़ान आंखों से देखा। दूसरी औरत है ना आपके पास? दूसरी औरत है ना आपके पास? तो आपका बेटा मुझे क्यों याद करता है और आप मुझे क्यों लेने आए हैं? हाथ छुड़ाया। पागल लड़की, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी जिंदगी में तुम्हारे सिवा और कोई भी नहीं है, उसने उसका हाथ पकड़कर कहा। मगर जरमीने अपना हाथ छुड़वा गई। यकीन मानो, जब से तुम गई हो एक एक पल तुम्हारा ख्याल आता था, हर रोज तुम्हारी याद में गुजरता था। उसका लहजा शिकस्त खोरता था। आपको नहीं सोचना चाहिए था। वो आज भी उतनी ही सख्त थी। कितनी सख्त दिल हो तुम। इतने साल तुम्हें याद करता रहा और तुम्हें पर तक नहीं पड़ा। मैं और आलियान हर रोज तुम्हारी राह तकते हैं और तुम्हें हमारी राह तक नहीं आई। न चाहते हुए भी शिकवा कर गया। सरदार साहब, जब घर से निकल जाने को कहा था तब नहीं याद था? अकेली कहाँ जाएगी? वो बुराई, यार माफ कर दो, मैं नहीं कहना चाहता था। उन दिनों ऑफिस का इतना प्रेशर था कि मैं पता नहीं क्या बोल गया। आई एम सॉरी। जरमीना की शिकवा को निगाहें उस पर टिकी हुई थी। तो ये कि अब तुम घर आ जाओ। यकीन मानो, घर अब घर नहीं लगता। आलियान को तुम्हारी बहुत जरूरत है। उसके कहने पर वह तंजिया मुस्कुराई। ये कहीं ना कि बेटे के लिए लेकर जाना चाहते हैं। तब बेटे का ख्याल नहीं आया था जब मुझे घर से निकालते हुए 1 साल के बच्चे को माँ से दूर किया था। मोहित उसकी बात पर बोला। एक गलत फहमी थी वो सब, जिस पर हमने इतना अरसा बर्बाद कर दिया। मगर मुझे आपके साथ नहीं रहना, तलाक भिजवा दीजिएगा, वो कहकर जाने लगी जब मोहित ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने सीने के साथ लगा लिया। चंद पल बाद वो ऐसे ही खड़े रहे। जरमीने को अपने बालों में गीला गीला महसूस हुआ। क्या वो तो रो रहा था? जरमीने का दिल धक से रह गया। उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि वह शानदार सा मर्द इस तरह रो भी सकता है। आई एम सॉरी जरी, मेरी एक गलती की इतनी बड़ी सजा बनती थी क्या? तुमने इतना अरसा मुझसे दूर रही और अब जरमीना ने पीछे हटना चाहा, कामयाब नहीं हुई। उस दिन जिस लड़की ने कॉल की थी वह मेरी एम्प्लॉय थी। अगले दिन मैंने पहला काम उसे फायर करने का किया था। मुझे लगा तुम अपने पेरेंट्स के घर जाओगी, इसलिए मैं यही सोचता रहा कि तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा, फिर बात करूंगा। मगर तुम उधर से भी गायब हो गई। उसकी आवाज़ में गिलाहट नुमाया थी। प्लीज़ चलो। यार मैं टूट गया हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। जरमीने हल्के से अलग हुई और मुड़कर चली गई। मुइज़ बेंच पर सर हाथों में गिराए बैठ गया। थोड़ी देर बाद वो अपनी गाड़ी के पास पहुंचा तो वो गाड़ी से टेक लगाए उसका इंतजार कर रही थी। हाँ अलबत्ता, चेहरे से मुस्कुराहट मफकूद थी। मुइज़ ने हैरानी से उसे देखा, फिर मुस्कुराया, चेहरा झुकाकर मुस्कुराया। उसके लिए फ्रंट डोर खोला। वो बैठी तो घूमकर ड्राइविंग सीट संभाली। उसकी खुशी हर अंदाज से झलक रही थी। गाड़ी घर के सामने रोकते ही उसे जरमीने को देखा और अभी भी खामोश बैठी थी। उसकी तरफ का दरवाज़ा खोलकर वो उससे साथ लिए घर में दाखिल हुआ। जरमीने का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आंसू पर वह मुश्किल बंद बांधे वो चल रही थी। दरवाजे के पास रुक गई, अपना सांस दुरुस्त किया। क्या उसका बेटा उसे पहचान लेगा? वो उससे कितना नाराज था। वो कितनी खुदगर्ज वाकई हुई थी। तमाम सोचें जो पहले कई सालों से सोचती थी वही एक मरतबा फिर सोच रही थी। एक गहरा सांस लेके वो चलने लगी। जब मुइज़ ने उसका हाथ पकड़ा, उसने उसकी जानिब देखा तो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसे तसल्ली दी। दरवाजे से अंदर दाखिल हुए तो सामने टीवी लॉन्च था। सोफों के आगे रखी टेबल पर कुछ किताबें बिखरी हुई थी। वो एक 5 साल बच्चा कारपेट पर बैठा हुआ सर झुकाए कुछ लिख रहा था। अस्सलाम वालेकुम आलियान। उसके बोलने पर आलियान ने सर नहीं उठाया। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम होम बाबा। अमूमन वो उठकर उसके गले लगता था, आज कुछ ज़्यादा बिजी था शायद। मेरा बेटा क्या कर रहा है? और नथिंग डैड, मेरा एक प्रोजेक्ट था, वही काम कर रहा हूँ। उसने सर उठाकर देखा। बाप के साथ एक खातून को देखकर वो झुका। पेंसिल रखी। ये कौन है? आई एम सॉरी।
अगर आपसे मेरी मम्मा को धोखा देना चाहा। वो तफ्तीश करने लगा, जिस पर मुइज़ का कहका जारी हुआ। मगर मैं उनको पसंद करता हूँ, शादी का सोच रहा हूँ। ज़रमीना ने एक नज़र उठाकर अपने बेटे की तरफ देखा। वो बिल्कुल चुप खड़ी थी। व्हाट? वो चीखा। यस, देखो कितनी प्यारी है ना ये। वो घुटनों के बल आलियान के सामने बैठते हुए शरारत कर रहा था। यस यस, बट मैं अपनी मम्मा की साइड पर हूँ। वो गुस्से से लगा, जो मुइज़ ने पकड़कर उसे अपने साथ लगाया। उसकी हंसी नहीं थम रही थी। शी इज़ योर मम्मा। उसके कहने पर आलियान एक मिनट न रुका, फिर ऊपर देखा। सच में? जिस पर मुइज़ ने सर इस बात में हिलाया और ज़रमीने के पास गया। उसको देखता रहा, फिर उसकी टांगों से लिपट गया। वेलकम हुआ मम्मा। उसके कहने पर ज़रमीने अपने आंसू पर इख्तियार खो गई। झुककर उसके गले लगाया। मुइज़ तो पहले मुस्कुराता रहा, मगर उसे ज़्यादा रोता देखकर वो परेशान हो गया। वो झुककर उसके गाल चूमती, कभी माथा, कभी हाथ, उसे जोर से गोद में भेजते हुए। मेरा बेटा, आई एम सॉरी, आई लव यू। उसके कहने पर आलियान पीछे हुआ। ज़रमीने का दिल जोर से धड़का। उसने ज़रमीने के गालों को अपने छोटे छोटे हाथों में भरा। आई लव यू मम्मा। ज़रमीने ने अपने 5 साला बेटे को देखा, जो लाल शर्ट और ब्लैक पैंट में मौजूद था। उसकी ज़हीन आंखें, नाक और होंठ वो अपने बाप का अक्स था। काफ़ी देर बाद वो उठी तो आलियान को साथ लिए सोफे पर बैठी। मुइज़ जाकर चाय बना लाया। बाबा, ये अच्छी नहीं बनी। आलियान की कहने पर ज़रमीने ने अपना कप खाली किया और उसे साथ लिए किचन में आ गई। वो आलियान के लिए चाय बना रही थी जब मुइज़ किचन में दाखिल हुआ। एक कप चाय मेरे लिए भी। आपको पता है मामा बिल्कुल भी अच्छे कुक नहीं हैं। मुइज़ ने दांत पीसकर आलियान को मुखातिब किया और आंखों से बाहर जाने का इशारा किया। ओह शिट, मेरा प्रोजेक्ट। वो अपने सर पर हाथ मारकर चला गया। मुइज़ को अपनी तरबियत पर फख्र हुआ। ज़रमीना नर्वस हो रही थी जब मुइज़ उसके साथ आन खड़ा हुआ। उसकी आंखें ज़रमीने पर टिकी हुई थी और उसकी गाल लाल हो रही थी। उसके पीछे खड़े होते मुइज़ ने उसके कंधे पर अपना चेहरा रखा। आई रियली मिस्ड यू। क्या तुमने नहीं मिस किया? उसके कहने पर ज़रमीने हल्का सा मुस्कुराई। हर एक सेकंड में आपको और आलियान को मिस किया। इतना अरसा जो मैंने गुजारा है, मुझे ही पता है। उसकी आवाज़ भीग गई। चाय बना चुकी थी। मुइज़ पीछे हुआ। डिनर बाहर से मंगवाया गया। आलियान की बातों से वो महफूज होती रही। उसका प्रोजेक्ट मुकम्मल होने में दोनों ही हेल्प कर रहे थे। अब वो अपने कमरे में सोने चला गया। अपने कमरे में आते ही ज़रमीने मुइज़ के गले लगी। उसके आंसू थम ही नहीं रहे थे। हिचकियों से रोते हुए मुइज़ परेशान हुआ, उसके बालों को सहलाते हुए। एक हाथ कमर पर टिकाए उसे तसल्ली दे रहा था। मैं हूँ ज़री। उसके कहने पर उसकी गिरफ्त और सख्त हुई। आपको पता है मैं कितना ख्वार हुई हूँ। आपने कह दिया था कि चली जाओ। मेरा दिल उस दिन टूट गया था। अम्मी अब्बू ने भी मेरा साथ नहीं दिया। मुझे आप बहुत याद आते थे। वो बेरब्त जुमले बोलती हिचकियों से रो रही थी और उसे तसल्ली दे रहा था। उस रात मुइज़ उसे सुनता रहा और वो बोलती रही। वो कहाँ थी, क्या करती थी? अगली सुबह वो लोग वापस कबीले आए थे। सरदार बीबी के पास आने पर गांव में जश्न मनाया जा रहा था। फूफी ने हर घर में खाना भिजवाया। घर दाखिल होने पर वो फूफी को देख रही थी, जो बगैर किसी तासुर के उसको देख रही थी। उसने आगे बढ़कर उन्हें गले लगाया। मुझे खुशी है कि तुम वापस आ गई हो। आप मुझसे नाराज़ तो नहीं हैं बेटा? जब तुम्हें गलती का एहसास हो गया तो मेरी नाराज़गी भी खत्म हो गई। उन्होंने उसका माथा चूमा। माशा अल्लाह। सरदार मुइज़ खान की फैमिली मुकम्मल हो रही थी। वो खुश थे। मुइज़ जाने किस बात पर ज़रमीने को छेड़ रहा था और आलियान माँ की साइड ले रहा था। ज़रमीने हंस रही थी और मुइज़ अपनी मसनूई खुफी से आलियान को कुछ कह रहा था। दूर खड़ी फूफी उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय का इज़हार कीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।